Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव तो नहीं, लेकिन एक कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो मानव के लिए दृश्य नहीं है। यद्यपि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है इसके विषय में जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और कई तरीकों से इसके बारे में जानने के प्रयास जो हैं उनमें सबसे पहले हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत में सबसे पहले आता है प्राकृतिक स्रोत। इसमें हम घनत्व, दाब, तापमान इनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, इनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है उनसे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के अप्राकृतिक साधन, जिसमें जैसे घनत्व। पृथ्वी के शैलों के घनत्व, दाब और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह बताया जाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई जो है कई मील भी है। इस परतदार के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा क्रिस्टलिन रॉक्स की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी का कोर है या अंतरम है का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है, जो कि जल से 7 या 8 गुना भारी है। फिर बात करते हैं 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के जो औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो गया। धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 के बीच तथा केंद्र का घनत्व 11 परिकलित किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरम यानी कोर का घनत्व सर्वाधिक है। नंबर 2, दाब। अब समस्या उठती है कि अंतरम का यह अधिक घनत्व किस प्रकार संभव है। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से कोर की ओर जाने पर घनत्व का भार तथा दाब बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के कोर का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण या बढ़ते दाब के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दाब के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है, ऐसा पहले माना जाता था। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरम का अत्यधिक घनत्व वहां पर स्थित अत्यधिक दाब के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता। उसका दाब चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरम का घनत्व अधिक दाब के कारण नहीं है तो फिर क्या क्या रीजन है इसका। तो वह स्वयं धातु का बना है, जिससे पदार्थ
स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का कोर निकल तथा लोहे के मिश्रण का बना है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा और निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। फिर बात होती है तापमान की। सामान्य रूप से यह विदित है कि पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूतापक्रय जियोथर्म्स ग्राफ के आधार पर किया गया है। इस विधि से प्राप्त विवरणों के आधार पर जनरलाइजेशन किया गया है। पहला, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस विवरण से महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिए हैं। विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उनका मूल रूप ठोस, वायवीय अथवा तरल भाग माना है। ग्रहाणु परिकल्पना प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में होना चाहिए, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ तो पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में होना चाहिए। लैप्लास महोदय भी, जो कि वायवीय निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस के ये इन्होंने प्रतिपादन किया है, पृथ्वी के कोर को तरल मानते हैं। यदि यह तथ्य मान लिया जाए तो अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। इस आधार पर पृथ्वी का कोर वायवीय अवस्था में होना चाहिए। वैसे लैप्लास अंतरम को तरल मानते हैं। जॉय परीज तथा रिटर नामक विद्वानों ने भी पृथ्वी के कोर को गैस का बना हुआ माना है, परंतु यह मत अधिक भ्रामक है। केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो अंतरम ठोस हो सकता है या तरल। इसका मतलब अभी तक इसका इन जो परिकल्पनाएं हैं इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। सबसे पहले ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर बताया गया है, जहां से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल।
यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दाब कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहां पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों सिस्मिक वेव्स का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप विज्ञान की हम जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको कई एग्जाम से पूछा जाता है कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है, भूकंप केंद्र व भूकंप मूल क्या है और दोनों में अंतर क्या है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन मुख्य रूप से भूकंपीय लहरें 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली है प्राथमिक लहरें, इन्हें अनुदैर्ध्य लहरें भी कहते हैं। प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेसिव वेव्स बोलते हैं इन्हें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सिध में होती है। यह सबसे अधिक वेगवान लहरें होती हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। दूसरी हैं आड़ी अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इनमें जिनके कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में इन्हें एस लहर कहते हैं जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। तीसरे नंबर की जो लहरें वो हैं धरातलीय लहरें, जिन्हें सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स और एल वेव्स भी कहते हैं। धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। यह अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, तथापि इनकी गति सबसे कम होती है। यह सबसे अधिक प्रचंड होती हैं। तो इस तरह से अब तक हमने जितने भी स्रोत देखे हैं उनमें भूकंप से उत्पन्न जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनसे सबसे सटीक जानकारी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में उपलब्ध होती है। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।